हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमान। 1.5 से 2 दिन के अंदर आप सभी का एसएसटी का एग्जाम है और एसएसटी का नाम सुनते ही जो दिल में धड़कनें बढ़ जाती हैं, दिमाग में ऐसे नसें खुल जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि भैया इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे याद होगा, इतने सारे आंसर हैं, कैसे याद होंगे। और मान लो याद हो भी गए तो बाकी वहाँ पे जाके अगर हम आंसर्स भूल गए, हमारा दिमाग ब्लैंक हो गया तो क्या होगा। वहाँ पे हमें दिमाग में नहीं आया कि यार इसमें कौन सा पॉइंट लिखना है तो क्या होगा। फिर कुछ बच्चों के प्रेजेंटेशन के ऊपर सवाल है कि भैया हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, उन पॉइंट्स को एलेबोरेट कैसे करना है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल है कि भैया कौन से सेक्शन से हम स्टार्ट करें पेपर जिससे कि हमारा टाइम पे खत्म हो जाए और हमें बाद में रिवीजन का भी टाइम मिले। ये सारे डाउट्स आ रहे हैं ना दिमाग में, तो मेरी जान आज इसी वीडियो में मैं आप सभी के ये सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूं। ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं रखूंगा, आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि आप 2x पे देखें वीडियो को, जिससे कि आपका टाइम बचे और आप जल्दी जल्दी देख के अपनी पढ़ाई पर आगे फोकस कर पाएं। शुरुआत करते हैं। देखो, आप सभी को पता होगा कि सेटअप देख के आपको पता होगा मैं अपने कॉलेज में आया हूँ, मेरे भी कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं और मेरा ये मानना है कि जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं और जो सोशल साइंस का एग्जाम है ना, ये एक जैसे होते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉलेज में भी हम ऐसे पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ते हैं। मैं तो आपको पता ही है, यूट्यूब वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इन सब में लगा रहता हूँ, तो हम पूरे सेमेस्टर तो कुछ पढ़ते नहीं और आखिरी के 1-2 दिन में सारा सिलेबस हमें कवर करना होता है, सारी चीज़ याद करनी होती है और जाके अपने एग्जाम में लिखना होता है। ऐसा होता है मैक्सिमम बच्चों के केस में। एसएसटी में भी ऐसा ही होता है कि वो पूरे साल में तो मस्त रहते हैं और लास्ट में सोचते हैं कि भैया सारा सिलेबस हम कैसे जल्दी कवर करें। अभी भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, बट हाँ अब हमसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि अब जो हमारे पास 1.5 से 2 दिन बचे हैं, इसमें हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। जो मैं स्ट्रेटेजी यहाँ पे कॉलेज में यूज़ कर रहा हूँ वही स्ट्रेटेजी आप सभी के साथ मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि जिन बच्चों का कुछ सिलेबस बचा है वो उस सिलेबस को उस स्ट्रेटेजी से कवर कर लें और जिन बच्चों का पूरा सिलेबस हो भी चुका है वो उस स्ट्रेटेजी से रिवीजन कर लें। तो वो स्ट्रेटेजी आप सभी के साथ में फॉलो क्या कहते हैं, डिस्कस करता हूं। देखो, कोई भी चीज़ को जल्दी कवर करने के ना 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि किसी टॉपर से आपको नोट्स मिल जाएं और उन नोट्स को आप एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लो। अब आपके पास, हमारे पास तो कॉलेज में टॉपर मिल जाते हैं, आपके पास शायद ना हो, तो मैंने आप सभी को पता होगा कि चैनल पे हमने नोट्स दे रखे हैं। बेहतरीन नोट्स हैं यार, लास्ट ईयर भी लाखों बच्चों ने यूज़ करे थे, लाखों बच्चों के बेहतरीन नंबर आए थे। इस साल भी लाखों बच्चे यूज़ कर रहे हैं। आप वो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, सारी चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी मत भागना, ठीक है, अभी पहले सुन लो फिर उसके बाद चले जाना, सब चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। तो मान लो ये नोट्स आपने ले लिए। नोट्स लेने के बाद अभी फ्लो चार्ट मत देखो, अभी क्या करो कि आपके जितने भी अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जितने भी आपको डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये एक बार गो थ्रू कर लो। आपको मैक्स टू मैक्स आधे घंटे से 45 मिनट लगेंगे, आपको हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगी, इतने आसान तरीके से ये लिखा हुआ है। और ये वो आंसर है जो आपको एग्जाम में डिट्टो लिख के आने हैं और आपका एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप क्या करना कि जितनी भी ये डेफिनेशंस हैं, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी एक बार गो थ्रू कर लो। जितने भी चैप्टर आपके बचे हैं उस वाले नोट्स को डाउनलोड करके वो देख लिए। आपको बीच में लग रहा है कि यार इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मुश्किल लग रही है, तो इसको काट के अपनी डेफिनेशन में लिख लो, अपनी भाषा में लिख लो, क्योंकि बोर्ड्स है, बोर्ड्स कहता है अपनी भाषा में लिखो, बस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। तो आपने क्या करा कि एक बार सारे के सारे नोट्स जो है ना वो गो थ्रू कर लिए। ये हो गया स्टेप 1। अब इसको उठा के साइड में रख दो 4 घंटे के लिए। उसके बाद वापस इन नोट्स को उठाओ और ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, इस फ्लो चार्ट को उठा के इस फ्लो चार्ट में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी ना, उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो। फ्लो चार्ट का सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो दिमाग में से रिट्रीव करो कि यार क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था 4 घंटे पहले, क्या पढ़ा था। मैंने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं रिसोर्सेज, एक हो गया बायोटिक रिसोर्सेज, एक हो गया अबायोटिक रिसोर्सेज। फिर अबायोटिक की और बायोटिक की डेफिनेशन अपने दिमाग में से रिट्रीव करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना, आपको हर एक चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। यही तरीका है यार, मैं भी कॉलेज में यही फॉलो कर रहा हूँ। मैंने क्या करा है कि भाई रात को जितना भी सिलेबस है, हमें तो सिलेबस भी नहीं पता होता, तो हमने टॉपर से जाके सिलेबस पूछा, उसके नोट्स लिए, एक बार गो थ्रू कर लिया रात को, फिर रात को सो गए। सुबह उठ के क्या करा कि जितना भी हमने पढ़ा था एक रफ पेज लेके अपने दिमाग में से रिट्रीव करने की कोशिश करी कि यार क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। इससे क्या होता है, हर एक चीज़ कंठस्थ हो जाती है और हम पेपर में जाके एग्जैक्ट वही चीज़ लिख पाते हैं। कभी भी जो रिवीजन होती है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने ऐसे कॉपी उठाई और आप बैठ के पढ़ने लग गए कि यार एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू टेस्टिफाई। ये नहीं होता रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है ब्लाइंड रिवीजन, कि आपको नहीं पता कि क्या है, आपने कुछ नहीं खोल रखा है सामने, आप अपने दिमाग में से रिट्रीव कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपको 100% वो चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। तो 2 स्टेप हैं। सबसे पहला गो थ्रू कर लेना, फिर उसके बाद आपके 4-5 घंटे बाद उसको रिट्रीव करने की कोशिश करना फ्लो चार्ट देख देख के कि भाई क्या था। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमने क्या पढ़ा था, लैंड रिसोर्सेज में हमने क्या क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे क्या क्या पढ़ा था। इससे आपका क्या हो गया कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपका जब पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, अब आपका जो 13 तारीख की
सेकेंड हाफ है, इसमें आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपका होगा कि जो मैंने एनसीईआरटी की बुकलेट दे रखी हैं उनके क्वेश्चंस एक बार जल्दी से सॉल्व कर लेना। भैया ये एनसीईआरटी की बुकलेट क्या चीज़ है? एनसीईआरटी की बुकलेट यार मैंने ऑलरेडी बच्चों को दे रखी है। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी के बीच बीच में से भी जितने सवाल बन सकते हैं ना, वो मैंने बच्चों को प्रोवाइड कर रखे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आप क्या करो कि वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फ्री में है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि आपको लग रहे हैं नहीं, जितने भी क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू कर लो। आंसर मैंने साथ साथ में दे रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लो आपका एनसीईआरटी में से कुछ छूट भी गया तो वहां पे कवर हो जाएगा। ये हो गया आपके 13th के सेकेंड हाफ का पहला काम। 13th के सेकेंड हाफ में जो दूसरा काम होगा आपका, वो होगा कि आपको जो पीवाईक्यूज हैं वो सारे पीवाईक्यूज आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, एक बार उसको भी गो थ्रू कर लेना, देख लेना कि टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखे थे, क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही पीवाईक्यूज आपके रिपीट हो जाएंगे इस साल भी। पीवाईक्यूज भी फ्री में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, सारी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, हर एक चीज़ की ड्राइव लिंक होगी, डाउनलोड करो। मन कर रहा है प्रिंट करवाओ, नहीं मन कर रहा है आपके मोबाइल में जैसे भी आप देख सकते हो वैसे देख के उसको यूज़ करो और अपना पेपर फोड़ के आओ। मेन एम है पेपर फोड़ के आना है, चाहे कहीं से भी कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है। कौन सिखा रहा है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ को सीख के अपना पेपर फोड़ के आ रहे हो, नहीं फोड़ के आ रहे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अगली चीज़ पे कि आपने अपना थ्योरी कवर कर लिया, अब आप जा चुके हो एग्जाम पे। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम में कैसे हमें प्रेजेंटेशन करनी है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो यार, आपने इतने ज़्यादा पेपर दे दिए हैं, तो प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो एसएसटी में आपको ज़रूरी हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, सेक्शन ए जो होगा 2 नंबर का होगा। इसमें आप मैक्स टू मैक्स 2 से 3 पॉइंट लिखोगे, ज़्यादा बढ़ा के मत लिख देना कि भाई मेरे को तो बहुत कुछ आता है और आपने 2 नंबर के सवाल में ही आधा घंटा लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 नंबर का सवाल है, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 पॉइंट होंगे। 3 नंबर का सवाल है, 3 से 4 पॉइंट होंगे। 5 नंबर का सवाल है जो सेक्शन सी आपका, 5 से 6 पॉइंट्स होंगे। और जो लास्ट आपका सेक्शन है केस बेस्ड, वो आपका 4 नंबर का सवाल है। उसमें आपके अलग अलग सवाल पूछे हुए हैं, वो आप आंसर दे सकते हो। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो, मान लो आपका आ गया 5 नंबर का सवाल। अब 5 नंबर के सवाल में आपको कितने 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो कोशिश करना कि शुरू के जो 2-3 पॉइंट्स है ना, इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चली जाए, जिससे कि जब टीचर पढ़ रहा है और पढ़ के उसने देखा पहला पॉइंट, वाह यार इसने तो बहुत अच्छी चीज़ लिख रखी है। उसने दूसरा पॉइंट पढ़ा, वाह यार इसने तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है। तीसरा उसने पॉइंट पढ़ा, वाह यार इसने यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ लिख रखी है। तो इससे क्या होगा कि मान लो आपने लास्ट के 2-3 पॉइंट्स कुछ भी बना के लिख दिए ना, तब भी आपको नंबर टीचर पूरा देगा, क्योंकि आपने शुरू के 2-3 पॉइंट्स में उसको खुश कर दिया कि भाई इस बच्चे को पूरी इंफॉर्मेशन पता है, साथ साथ में अंडरलाइन कर दिए कीवर्ड्स को। तो इससे क्या होगा कि टीचर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को बहुत चीज़ें पता है। तो वह आगे के 1-2 पॉइंट्स में अगर आप कुछ ऑफ द टॉपिक बातें भी लिखोगे तो भी वो शायद इग्नोर कर दे। तो इसलिए कोशिश करना कि शुरुआत में ही, आंसर के शुरू में ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें। ये ना हो कि शुरू में तो हमने रामकथा लिख दी और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हो गई आपकी कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं कितने नंबर में। अब बात करते हैं हम कि कौन से सेक्शन से हमें स्टार्ट करना है पेपर। लास्ट ईयर तक मैं बच्चों को बोलता था कि यार जो आपका जैसे आपको पेपर पैटर्न दे रखा है ना, उसी पेपर पैटर्न में एसएसटी करना। पर इस साल आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है पैटर्न, आपके केस बेस्ड सवाल वगैरह आए हैं। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके शुरू में 15 मिनट मिले हैं, उसमें आप ये मत करो कि बैठ के सारे आपके क्वेश्चंस रीड कर रहे हो। आप ये कर सकते हो कि उन 15 मिनट में केस बेस्ड सवाल आप एक बार रीड मार सकते हो। जैसे आपने इंग्लिश में अनसीन पैसेज रीड मारा था, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि आपके जो इनिशियली 15 मिनट आपको दिए गए हैं उसको वेस्ट मत करो। बैठ के जितने भी आपके केस बेस्ड सवाल हैं वो एक बार रीड कर लिया और दिमाग में लिख लिया कि इसमें जो जो पॉइंट्स है उसके आंसर क्या लिखने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके वो 15 मिनट यूटिलाइज हो गए और आपके 4+4 केस बेस्ड के 8 नंबर आपके वहीं पे हो गए 15 मिनट में। अभी पेपर शुरू भी नहीं हुआ और आपने 8 मार्क्स सिक्योर कर लिए। पेपर शुरू होते जल्दी जल्दी से सेक्शन आपका जो डी वाला है केस बेस्ड वाला वो कर लिया, फिर आपने सेक्शन सी गए तो उल्टा पेपर करो। सेक्शन डी कर लिया, फिर सेक्शन सी करा, वहां से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए। तो इससे क्या होगा, मान लो आपके लास्ट में टाइम आपके पास कम भी बचा तो आपके जो छूटेंगे ना सवाल वो होंगे सेक्शन ए के, जो कि 2 नंबर के सवाल हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके सेक्शन डी के या सेक्शन सी के 5-5 नंबर के सवाल छूट जाएंगे। तो इसलिए उल्टा पेपर शुरू करो। शुरू के 15 मिनट में केस बेस्ड सवाल पढ़ लेने हैं, उनका आंसर दिमाग में सोच लेना है। पेपर में कुछ नहीं लिखना, आंसर में दिमाग में सोच लेना है। पेपर जब एकदम स्टार्ट हो गया, जल्दी से सी से आपका डी सेक्शन करा केस बेस वाला, फिर सेक्शन सी पे आए, वहाँ के 5 नंबर के सवाल करे, फिर बी पे आए, फिर ए पे आए। ये हो गया किस पैटर्न में आपको, किस फॉर्मेट में आपको पेपर करना है। हर एक आंसर के बाद एक लाइन खींच देना लास्ट में जब आपको टाइम मिले, है ना। साथ ही साथ एक बात और, कोशिश करना कि जिनकी छोटी हैंड राइटिंग है, जो बच्चे छोटी छोटी हैंड राइटिंग लिखते हैं, कोशिश करना कि थोड़ा सा फॉन्ट
साइज इंक्रीज कर दो, थोड़ा फैला फैला के लिखो, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपने वर्ड्स तो बहुत सारे लिखे हैं पर आपकी छोटी हैंडराइटिंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि शीट खाली पड़ी है। तो आपको शीट भरी भरी दिखे, इसलिए कोशिश करना कि एक लाइन में 7 से 8 ही वर्ड्स आएँ, ज़्यादा नहीं कि भाई एक लाइन में आपने 15-20 वर्ड लिख दिए छोटे छोटे करके, ऐसा मत करना। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, वैसे ही आपके एसएसटी के एग्जाम में लिखना। एसएसटी के एग्जाम में जितना पेपर भरा हुआ दिखेगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आपका पड़ेगा। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। एक बात और, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सारे करके आने हैं। एक्चुअली यहाँ क्या है ना, कुछ भी अभी पंखा भी नहीं चला हुआ है क्योंकि ऑडियो ख़राब हो जाती है ना, एसी वगैरह कुछ नहीं है, हॉस्टल में हम रह रहे हैं। एक गुजरात में हूँ मैं, 50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे हो रखा है, तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है, बट कोई बात नहीं, जोश में कमी नहीं है। पॉइंट क्या बोल रहा था मैं, कि सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपको करके आने हैं, कोई भी खाली नहीं छोड़ के आना। चाहे उस सवाल में अंड शंट कुछ भी लिखा हो उस चैप्टर में से, पर लिख के ज़रूर आना, है ना। शुरुआती लाइन लिख देना कि दिस इज की क्वेश्चन लिख दिया और आर एज फॉलोज ये करके लिख दिया। फिर उसके बाद आपने 3-4 पॉइंट जो हैं अपने मन से, चाहे नहीं समझ में आ रहा है तो उस चैप्टर का कुछ भी पॉइंट जो उससे रिलेटेड है, जो भी दिमाग में आ रहा है वो लिख के ज़रूर आना। कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ना, 0 से आधा नंबर भी बेटर होता है, तो इसलिए खाली नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी है। बस यही कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। बाकी आप सभी को पता ही है कि कैसे आपको मार्जिन लगाने होते हैं, कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी होती है। शुरू में पॉइंट्स में आपको सारे आंसर लिखने होते हैं एसएसटी में। साथ ही साथ आपको ये पता है कि हाँ, एक चीज़ और, कि पेपर को ना पूरा एक बार देख लेना, क्वेश्चन पेपर को। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे मेरे को मिले थे, उन्होंने कहा था कि भैया हमने क्वेश्चन पेपर शुरू का बस पढ़ लिया, बाद में जब बाहर आए तो हमें पता चला कि ऐसे पेपर के पीछे भी लिखा हुआ था। तो एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर ना अच्छे से पढ़ लेना, जल्दीबाजी नहीं करनी क्वेश्चन पेपर रीड करने में, आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ो कि क्या पूछा गया है। बस इतना ही आप सभी के साथ मेरे को डिस्कस करना था। पेपर करने के आने के बाद ना ऐसे कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए कि भैया पेपर फोड़ के आए हैं, एसएसटी का एग्जाम है। मुझे पता है एसएसटी के एग्जाम में बच्चों की कम तैयारी होती है, पर हर बार की तरह वही डायलॉग कि लीजेंड वो होता है जो कम पढ़ के भी फोड़ के आए, और तुम सभी लीजेंड हो, तुम सभी अच्छा फोड़ के आओगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन भर जाएगा कि हाँ भैया पेपर फोड़ के आए। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आपका भैया आपके साथ हमेशा, ठीक है। 10वीं तक नहीं, इसके आगे भी हम हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। बाय बाय, टेक केयर, बाय। जाओ पढ़ लो, जाओ, बाय।